Life is beautiful. Life is all about love. Vivek Kohli ji is an entrepreneur spreading love and happiness through Baby Joy IVF. So it is really inspiring to learn from this great master on entrepreneurship and spreading the secret of love, joy, and happiness in so many families through Baby Joy. Welcome, Vivek Kohli sir. Well, thank you जी, thank you so much. तो आप बताइए ये कैसे शुरू किया और कैसे बढ़ गया इतनी अच्छी टीम, इतनी बड़ी टीम, ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे? बिल्कुल, तो मैं जैसे बोलता हूँ कि इट इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ फेलिंग योर वे टू सक्सेस. मतलब हमने अपनी लाइफ में फेलियर ही देखे हैं, बट ये है कि हर फेलियर के बाद थोड़ा सा ऊपर बढ़े, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़े, और फिर कुछ डेस्टिनी में इतना बिलीव था कि कभी-कभी छोटा-मोटा मैजिक हो गया, और वो मैजिक इतना वास्ट हो गया कि आप खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे दैट यू कैन फेल योर वे टू सक्सेस. तो एक कहानी मैंने सुनी थी, वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी, एब्राहम लिंकन की. तो उसमें बताते थे कि उन्होंने पहला अपना बड़ा छोटा सा कोई स्कूल का इलेक्शन लड़ा तो वो हार गए. तो फिर दूसरी बार उन्होंने जब लड़ा तो अपनी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ा, फिर वो भी हार गए. फिर तीसरी बार उन्होंने स्टेट का इलेक्शन लड़ा, फिर वो भी हार गए, और जब नेशन का इलेक्शन लड़ा तब वो जीत गए. अब पूरी लाइफ उनकी फेलियर्स की थी, लेकिन एक काम उन्होंने ये किया, नेक्स्ट स्टेप जो उठाते थे वो पिछले से बड़ा उठाते थे. कि स्कूल वाले में हार गए तो अब मैं और बड़ा वाला फेलियर की तरफ जाऊंगा, उसके बाद और तीसरा बड़ा वाला फेलियर की तरफ जाऊंगा. और व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, देन पावर ऑफ डेस्टिनी, लॉ ऑफ एवरेजेस, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग कैचेस अप. तो हमने भी कुछ यही किया है कि छोटा रेस लिया, फेल हो गए, फिर और बड़ा लिया, उसमें और फेल हो गए, और बड़ा लिया, और ज्यादा फेल हो गए, और फेल करते करते ही फिर पास हो गए किसी दिन. हाँ, फिर ऐसे ही 19 कंट्रीज में पहुंच गए और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ काम कर रहे हो और इतनी अच्छी सक्सेस रेट है, और अफोर्डेबल कर दिया बेबी जॉय को आपने. तो ये कैसे? आप नोट भी कमा सकते थे, काहे अफोर्डेबल? बिल्कुल. तो यहाँ क्या है ना कि हमारी अपनी मिडिल क्लास वैल्यूज सामने आ जाती हैं. अब क्या होता था कि I have come from, I and my co-founder Mr. Jagajit is my co-founder. हम करीब 22 साल से दोस्त हैं, और सारे ही बिजनेसेस में इकट्ठा ही फेल हुए हैं, और आज अगर हम बोल सकते हैं कि कुछ सक्सेसफुल भी हमने टेस्ट किया तो इकट्ठा ही किया. तो मिडिल क्लास से आने से क्या होता है कि आपके ना एक वैल्यू सिस्टम होता है, और आप जब भी कुछ करते हैं या कहीं जाते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस होता है, आपको लगता है कि यार उस एक्सपीरियंस में कुछ चेंज आना चाहिए. और अधिकतर हम यही करते हैं कि हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं चेंजेस को. वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सिस्टम टू चेंज, द पॉलिटिशियंस टू चेंज, आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड अस एंड चेंज अकॉर्डिंगली. तो हमें हमेशा ये होता था कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द चेंज, राइट? वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द चेंज विदाउट बीइंग पार्ट ऑफ दैट चेंज, और विदाउट इनिशिएटिंग और कंट्रीब्यूटिंग टू दैट चेंज. तो जब भी हम जाते थे कभी कोई ट्रीटमेंट कराने, तो कुछ पेन पॉइंट्स हमेशा ही नजर आते थे कि एक जो मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास का बंदा होता है, उसको लाइनों में खड़ा होना होता है, उसकी हिडन कॉस्ट होती हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इतना अच्छा उसको नहीं मिलता अनलेस कि वो बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना करा सके. और बहुत बार होता है कि इतना वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता नॉर्मल ट्रीटमेंट, कभी उसको करना भी पड़ जाए. तो कई बार तो यहाँ तक होता है कि उसको कुछ ना कुछ बेच के या कुछ रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करके इकट्ठा करना पड़ता है. तो जब हमने ये वाला अपना वेंचर शुरू किया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मिडिल क्लास वैल्यूज और मिडिल क्लास टारगेट ऑडियंस था. तो आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही नीश मार्केट मानी जाती थी. It used to be a treatment that could be taken only by the rich and by the elitist. तो उसको ट्रीटमेंट को भी बड़ा elitist तरीके से पोजीशन किया गया था मार्केट में, क्योंकि बहुत महंगा ट्रीटमेंट था. जब हम इस ट्रीटमेंट में आए तो हमने देखा कि यार बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कॉस्ट कटिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे मार्जिन्स ऑप्टिमाइज हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो एक्चुअली नहीं होने चाहिए. और अगर हम इन सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करें और सिस्टमाइज करें और उनको स्केल अप कर सकें, तो हम
ना ही केवल सक्सेस रेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं बट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को काफी नीचे ला सकते हैं. तो वी हैव बीन वन ऑफ द फर्स्ट IVF सेंटर्स इन इंडिया who have radically brought down the cost of treatment and literally penetrated into the middle class and the lower middle class. जो बेचारा ऑटो ड्राइवर है या जो बेचारा एक नॉर्मल 9 to 5 छोटी मोटी नौकरी करता है, आज की डेट में वो भी आके IVF ट्रीटमेंट करा सकता है. अब IVF ट्रीटमेंट एक ऐसा, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ ये कोई मेडिकल या साइंटिफिक ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये बहुत इमोशनली भी ट्रीट करता है एक इंसान को. कैसे हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा तो है ही, बट वैसे भी एक कपल के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल बैगेज है कि वो वंचित है इस सुख से, अपने बच्चे के सुख से या फैमिली को कंप्लीट करने के सुख से. तो और वो जो पेन है वो कॉमन है, वो डिवाइड रिच और पुअर की कोई डिवाइड नहीं है कि वो गरीब को बेचारे को कम दर्द है या अमीर को ज्यादा दर्द है, वो कॉमन है. सो वी वांटेड टू क्रिएट ट्रीटमेंट व्हिच वाज कॉमन अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, फाइनेंशियल स्ट्रेटा, एजुकेशनल स्ट्रेटा. तो आज को हमारे पास लोग आते हैं जो कि हाईएस्ट एजुकेशन स्ट्रेटा या हाईएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आते हैं, और उधर लोएस्ट भी आते हैं, सेमी लिटरेट, इलिटरेट, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, फाइनेंशियली चैलेंज. तो बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी हम इस तरह की खुशी दे पाते हैं और वो अब एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ऐसे ऑप्शंस हैं. और हमें देख के बहुत सारा कंपटीशन भी इस मार्केट में आया है. सो कई बार आप कुछ काम खुद करते हो और उसका एक मल्टीपल इफेक्ट भी होता है. तो हमने देखा है कि एक रिपल इफेक्ट भी, और पूरी मार्केट अब एक कंपटीशन के कारण एक लो कॉस्ट ट्रीटमेंट को भी लेके आ रही है. तो वेरी नाइस. तो सर ये सीरियस बातें हो गई, अब कुछ घर की बात करते हैं. तो मम्मी पापा को क्या फील होता है जब वो देखते हैं यार विवेक साडा मुंडा चंगा कर रहे हैं? हाँ जी, तो जी हैं, हम पंजाबी फैमिली से ही हैं, बट आई लॉस्ट माय फादर लॉन्ग टाइम बैक. तो तब ये तो नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो इस सक्सेस को देख सकें, बट एक हुआ क्या कि फादर के फैमिली में ना होने से एक एडेड जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ज्यादा आई, और उससे भी कहीं ना कहीं हेल्प मिली लाइफ के चैलेंजेस को ना केवल एक्सेप्ट करने में बट फाइट करने में. तो एक सर्वाइवल, उस वक्त सर्वाइवल के लिए ही फाइट किया जाता था, बट वो जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है वो एक पर्सनालिटी का पार्ट बन गई, और उससे फिर लाइफ को पॉजिटिव एटीट्यूड से देख पाना, जो उसमें अप्स एंड डाउन्स है उनको एक्सेप्ट अच्छे नोट पे करना, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना, और हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लेना और डेस्टिनी में बिलीव करना, ये सारे वैल्यूज क्रिएट हुए. तो आई ऑलवेज से आई एम सराउंडेड मोर बाय वुमेन बिकॉज़ लॉस्ट माय फादर अर्ली. अब मदर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं, बिटिया है, आई हैव ओनली चाइल्ड एंड शी इज अ डॉटर, और हमारे 100 की टीम है जिसमें 85% विमेन है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय द फेयरर सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, द फेयरर जेंडर, जो सुपीरियर भी मानते हैं हम कहीं ना कहीं, मल्टीटास्क करते हैं सब. तो एवरीवन इज प्राउड, बट हमारी फैमिली में बहुत चढ़ाया नहीं जाता. मैं जब घर जाता हूँ तो आज भी मुझे मम्मी से वैसी ही डांट या मार भी पड़ जाती है कभी, तो वो इस बात से नहीं झिझकती कि बेटा ये है या वो है. और बहुत बड़ी बात नहीं होती, मेरे साथ ही वो 100-200 रुपए के लिए भी लड़ लेंगी अगर कहीं कोई खराब खर्चा हुआ है या कोई ऐसी बात है. तो मैं उन्हें कोशिश करता हूँ समझाने की कि भाई आप समझ ही नहीं पाते आपका बेटा किस रैंक पे है, बट उनको मतलब नहीं है, उनके लिए वो मैं वही हूँ जो पहले हुआ करता था. और वैल्यू सिस्टम घर पे वही है कि आज भी वो सब्जी वाले से सब्जी लेंगी तो धनिया फ्री नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगी सब्जी. तो वाइफ को बड़ा अच्छा लगता होगा, या माय हस्बैंड यू नो इज डूइंग अ नोबल जॉब. I'm sure that's their family support भी एक important aspect होता है. आज ही मैंने एक पोस्ट लिखी थी लिंक्डइन पे कि हमारी लाइफ के देखिए 4 मेन पिलर्स ही होते हैं. और उनमें ही उन्हीं का इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है कि हमारी हैप्पीनेस क्वोशेंट कहाँ पे है. एक है हेल्थ, एक है करियर, एक है मनी और एक है रिलेशनशिप. अब आप अगर आप देखें इनमें से एक पिलर भी अगर थोड़ा सा डगमगा जाए तो लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाती है. ऑन द अदर हैंड किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है जिसके ये चारों पिलर्स सही हों. तो कहीं ना कहीं ये भी हमें सिखाता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, हमें किसी एक की तरफ चलने के सभी में इन्वेस्ट करना चाहिए. आपकी रिलेशनशिप की बात से मैं ये बात ला रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि कैसा फील होता है.
तो रिलेशनशिप्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम करियर में इतना इंग्रेव अपने आप को इनग्रॉस कर लेते हैं कि रिलेशनशिप को भूल जाते हैं या हेल्थ को भूल जाते हैं। और दूसरा ये भी सिखाता है कि चारों कोने किसी के भी, वो गुरु नानक जैसे बोलते हैं, नानक दुखिया सब संसार, किसी के भी चारों पाए परफेक्ट नहीं है। तो आपको फिर भी चलना तो है ही और आगे बढ़ना है और उसको अच्छे से पॉजिटिवली लेना है। तो हाँ जी, ये जरूर है कि मेरे आगे, ताकि मेरे में एरोगेंस ना आए, मेरी फैमिली कभी भी प्रेज नहीं करती, बट मुझे दूसरों से पता चलता है कि मेरी पीठ पीछे काफी मेरा प्रेज करते हैं। बट हाँ, मेरे तो को मुझे नानक जी ने और भी आगे भी बोला है, सो सुखिया सो नाम आधार। सो बस हाँ भगवान जी, को पकड़े रखो और अपना सबकी हेल्प करते चलो। तो आप हाँ सिर्फ जी, काम में लगे हो या कोई मूवी वगैरह देख लेते हो, हॉबीज वगैरह? हाँ जी, हॉबीज तो मेरी खैर बहुत हैं और मूवी वगैरह देखने की भी बहुत हॉबी थी। बट अब क्या है कि स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि उन हॉबीज में नहीं एंगेज कर पाते जो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। जैसे पहले हो जाता था कि आप 1-2.5 घंटे की, 2 घंटे की मूवी देख रहे हैं, तो आए गए थोड़ा खाना खाया, तो वो 4 या 5 घंटे का प्रोजेक्ट है। अब वैसा लग्जरी तो नहीं है, लेकिन ट्राई ये करते हैं कि छोटे छोटे मोमेंट्स में से हैप्पीनेस मिले और रूटीन ही कुछ ऐसी हो कि बंदा खुश, मोटिवेटेड रहे और पॉजिटिव और वैसा रहे। वैसे तो आप मेरे बेटी से के साथ पूछें क्या तो खेलते हो आप? हाँ जी, तो देखो बेटी के साथ तो मतलब मैं बेटी ही बन जाता हूँ और उसी की उम्र के ही गेम्स खेलते हैं हम। बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि हम अपना एकदम ढक लेते हैं अपने आप को ब्लैंकेट या किसी चद्दर से और स्टोरी बुक लेके बैठते हैं अंदर और टॉर्च के साथ। तो घर पे ही हमें कैंप का फील आता है। उसको बहुत मजा आता है इस चीज के साथ कि पापा स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं और पूरा अंधेरा है और अंदर टॉर्च लेके बैठे हुए हैं। तो लाइफ की छोटी छोटी खुशियां भी कई बार इतनी बड़ी लगती हैं कि फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बट वैसे पूछें तो मेरी हॉबी में मेरे को राइटिंग का बहुत शौक है। दूसरा स्पोर्ट्स में मेरा बहुत शौक रहा है और अर्ली इयर्स में मैंने ऑलमोस्ट सारे ही स्पोर्ट्स खेले हैं। और फिटनेस में मेरा आज भी मेंटेन्ड है, बहुत शौक है मेरे को फिटनेस का। और आप और अच्छे कार्डियो, हैंडसम लगते हो वैसे। चलिए जी, ये तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर कहते हैं। बट आप जैसी नजरों से देखें तो पूरा वर्ल्ड ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू सर। सर, हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी लिखने का कभी दिल हुआ आपका? दिल मेरा बहुत होता है। और एक बार हमने कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो वहां वो कुछ छोटा सा हैंड होल्डिंग भी करते थे कि अगर आप अपनी बुक लिख सकें। बट हाँ। समहाउ ये लास्ट 6-8 महीने 9 महीने कुछ ऐसे निकले हैं कि इतना टाइम नहीं मिला कि ऑटोबायोग्राफी लिखें। तो मैंने क्या करना शुरू किया, छोटे छोटे लिंक्डइन पे पोस्ट डालने शुरू किए इस कंटेक्स्ट से कि कभी मैं अपनी ये सारी चीजों को कंपाइल करके मे बी उसको अपनी थॉट्स को कभी कन्वर्ट कर सकूं। तो ऐसे एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है दिन में, जहां फिटनेस के लिए 1 घंटा निकालता हूँ रोज। तो वहां मैंने 15 से 20 मिनट निकालने शुरू किए हैं कि थोड़ा बहुत लिखना शुरू करें। मैंने अर्लियर ईयर्स में मॉडलिंग भी बहुत किया, तो मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग का। बट अब वो छूट गया टाइम के साथ। लेकिन तो बट अच्छे लगते हो सर आप। फिर वेरी से ट्राई नाइस। कर, मेरी इच्छा थी कि फिर से एक बार ट्राई करूंगा। और मैंने थोड़ा सा अपने दिमाग में टारगेट बनाया हुआ है कि 4-6 महीने में चीजें और थोड़ी सेटल कर लें, डेलीगेट कर लें, तो फिर थोड़ा हॉबीज की तरफ जाएंगे। आई एम अप्रोचिंग माई 50 years शॉर्टली इन अनदर वन टू लगते टू नहीं हो ईयर्स सर, आप क्यूट लगते हो बड़े। अच्छा, सर, चलिए जी, सो सक्सेस थैंक यू। टिप्स दे दो सर कुछ। एंटरप्रेन्योर्स, जैसे वो फेलियर के बाद बड़ा फेलियर, तो इसका कोई सक्सेस राज टिप्स बाज में मेरे हो? को हाँ जी 3 या 4 चीजें हैं जो मुझे एज एन एंटरप्रेन्योर या किसी भी तरह से बहुत अपील करती है और मेरी लाइफ इन 3-4 पिलर्स की बेस्ड रही है। पहला, मैं मानता हूं कि इट इज योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिटरमिन्स योर ऑल्टीट्यूड। ये चीज मुझे इतनी हेल्प की है लाइफ में छोटी एज से ही कि जहां भी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं स्किल सेट या लर्नेबिलिटी क्वोशिएंट या जीनियस होने में मैं कॉम्प्रोमाइज रहा हूं, क्योंकि एवरेज ही रहे हम, तो वहां हमने अपने एटीट्यूड और टेम्परामेंट से बड़ा कवर अप किया। एंड मेनी अ टाइम्स इन लाइफ हैव बीटन दोज विद मच हाई आईक्यू बाय आवर ईक्यू। तो मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में आईक्यू वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ईक्यू वाले लोग बहुत कम है। एंड EQ, which is emotional quotient, is something that can take you really far। तो ये एक चीज है जहां मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं सीखना तो ये सीख लो कि एटीट्यूड हर चीज में पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव नजरिया रखो देखने का। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं
a soldier, a winner never quits, a quitter never wins. तो ये भी अपने आप में ही एक्सप्लेनेटरी है कि आप जैसे मैंने बोला फेलियर पे ही ट्राई करते चलें और कभी ना कभी सक्सेस में वो तब्दील हो ही जाएगा। सिर्फ ये करें कि नेक्स्ट टाइम जब करें तो बड़ा वाला करने की कोशिश करें, तो वो ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे एक कहावत है, इफ यू रीच आउट फॉर द स्टार्स यू विल नेवर एंड इन अ हैंडफुल ऑफ मड। तो तारों को देखो, नहीं भी पहुंचोगे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप मिट्टी में जमीन पे तो नहीं गिरोगे, कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे। तो ये 2-3 प्रिंसिपल्स रहे हैं, बट अंडरलाइन लाइफ का प्रिंसिपल रहा है कि अपना बेस्ट दें और डेस्टिनी जानती है कि आपके लिए बेटर क्या है। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि उस वक्त लगता है यार ये तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों ना हुआ, मेरा तो लक ही खराब है, मेरा तो ऐसा है। और जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं तो आप देखते हैं यार उसका तो बहुत बड़ा मीनिंग था। मैं जो यहाँ हूँ, अगर वो एपिसोड ना हुआ होता तो मैं यहाँ ना होता। मतलब जैसे मैं अपना 12th का बताता हूँ, मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आए थे, हार्डवर्किंग स्टूडेंट थे हम, एंट्रेंस कोई भी क्लियर नहीं हुआ और एंट्रेंस की तरफ भी ध्यान था, 12th की तरफ भी ध्यान था, दोनों में ही एवरेज आउट रह गए। कहीं भी कॉलेज में बहुत अच्छी एडमिशन मिली नहीं, एमबीबीएस तो दूर की बात है, जो हमारा सपना था वो हुआ नहीं। तो वहां का जो फेलियर है तो देखो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले गया, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज नहीं था तो इतना अच्छा कोई जॉब भी नहीं था और फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर लिया। तो अब देखो तो वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज लगता है। टुडे वी हैव अ टीम ऑफ 100 पीपल वर्किंग विद अस। मैं कभी नहीं बोलता फॉर अस, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। सो दे आर द वंस हु आर इक्वल ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो डेस्टिनी का बिलीव, मेरा एक टिप किसी को देना हो तो डेस्टिनी में बहुत अनडाइल्यूटेड, एक अनइक्विवोकल बिलीफ होना चाहिए और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, तो अच्छा ही हो जाता है, एवरेज आउट कर जाती है लाइफ। एवरेज आउट नहीं सर, आप जैसी एकदम स्टार वाली लाइफ हो जाती है और हैप्पी भी हो जाते हैं और फिर जवान भी रह जाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी अच्छी रहती है, मॉडलिंग भी ट्राई कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज।